हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है एसके झा सर का सुपर सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका सिलेक्टेड आपका क्वेश्चन दिया गया इन सभी को जल्द से जल्द हम लोगों को खत्म करना है, क्योंकि काफी कम समय यहाँ पर आपका बचा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो है 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपका कवर होगा तो बिल्कुल आपके सही समय पर जो है आपका पूरा आपका बुक भी आपका एंड हो जाएगा, और साथ ही आपका जो खान सर का बुक का भी आपका बचा हुआ है ये भी काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और रूपनी पब्लिकेशन का भी सेट आपका 10 आपका बचा हुआ है, जिसमें कि 20 तक मैंने आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। तो वो भी जो भी आपका बचा हुआ है इसको काफी जल्दी आपको खत्म किया जाएगा। और इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, जो कि हुबहू क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके छपने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या कम इसलिए आपका 41 प्लस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा इस बुक को आपका प्रिपेयर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 204 से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है आप सभी लोगों को 203 तक आपको कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाला है, तो वहां से जाकर आप लोग विजिट करेंगे। सारा क्लास मैंने जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज कर दिया हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा है, और आप सभी लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और साथ ही आप लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है। कुछ छात्र का कमेंट था कि थोड़ा क्वेश्चन आराम से पढ़ें, तो बिल्कुल आराम से हम लोग चलने वाले हैं। किसी प्रकार का अगर आपको त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सभी का कमेंट जो है मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैगनी रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैगनी जो रंग होता है इसका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 455 से लेकर के आपका 300 आपका जो है आपका 390 nm के बीच आपका होता है, नैनोमीटर के आपका बीच होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका 2 बार आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से आप लोग रिपीट करेंगे कि जो बैगनी प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 450 से लेकर के आपका 300 आपके 90 nm के बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, कहा जा रहा है अवतल दर्पण यहाँ पर आपको दिया गया है, तो अवतल दर्पण आपको सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको क्रिएट आपको कर लेना है। तो जैसे आप अवतल दर्पण को बनाएंगे तो यहाँ पर आपका पी होता है, यहाँ पर आपका एफ होता है और यहाँ पर आपका सी होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए, तो बस वक्रता केंद्र ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो ये इस प्रकार से करता है, और इसके लिए कंडीशन है कि जब भी कभी वस्तु को वक्रता अगर केंद्र पर रखा जाता है तो इसका जो कटान बिंदु होता है ये ठीक आपके वक्रता केंद्र के आपका नीचे होता है, और साथ ही वस्तु का जितना हाइट होता है उतना ही हाइट पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब आपका बनता है। मतलब वस्तु की ऊंचाई और साथ ही आपका प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है ये दोनों आपस में समान होते हैं। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका वास्तविक बनेगा और साथ ही आपका समान आकार का बनेगा, मतलब वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 206 नंबर में पूछा रहा है कि तार का प्रतिरोध डैश के अनुप्रस्थ कहा जा रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि तार का जो प्रतिरोध होता है ये किसके कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम अनुपात में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि तार की जो लंबाई होती है ये आपका डिपेंड करता है 1/, एरिया का, मतलब 1/, आपका एरिया का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो व्यवहारिक तौर पर जो विद्युत ऊर्जा का इकाई आपका होता है ये आपका किलोवाट आपका घंटा होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है ये 3.6 × 10⁻⁴ आपका 6 जूल के बराबर होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपका रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, ये आपको हमारा पूछा है। अब बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो चालक का जो प्रतिरोध आपका डिपेंड करता है ये आपके पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति कैसा है। जैसा कि आपको पता है कि चांदी में विद्युत धारा जो है काफी आपका जो है मतलब सुगमता से पार होते हैं, और इसके अलावा अलग अगर वायर की अगर हम बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में कम आपके होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपके जो है चालक की प्रकृति, मतलब जिस प्रकार का पदार्थ है उस पर जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो आपका डिपेंड करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है और इन्हीं कारण से इसका प्रयोग जो है सिग्नल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे अधिक विचलन किस कलर का होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा नीला कलर का सबसे विचलन अधिक होता है, जबकि सबसे अगर हम कम विचलन की बात करें तो आपका लाल हो जाएगा।
सबसे तरंग दैर्घ्य की बात करें तो अधिकतम आपका लाल का हो जाएगा, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें तो नीला का हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि जब किसी पिंड को पृथ्वी के कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका वजन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा घट जाएगा। देखिए जब भी कभी किसी भी पिंड को, चाहे वो पृथ्वी के तल से अगर ध्रुव से अगर कहीं पर उसको अगर ले जाया जाए, यानी कि ऊपर या फिर अगर नीचे ले जाया जाए या फिर जमीन के अंदर ले जाया जाए, तो इसमें क्या होता है कि इसके जी का जो वैल्यू मान होता है, आपका वैल्यू होता है, इसमें आपका कमी आ जाता है, जिसमें कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसके वैल्यू में आपका कमी आ जाती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया विद्युत ऊष्मक दिया गया है, तो विद्युत ऊष्मक दिया गया, तो ये भी आपका जो है धारा के तापीय इफेक्ट पर आपका आधारित होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको दिया गया विद्युत बल्ब, तो ये भी आपका धारा का तापीय इफेक्ट पर आधारित है। और विद्युत इस्त्री भी आपका है, लेकिन माइक्रो ओवन की अगर हम बात करें तो ये आपका विद्युत धारा के जो है तापीय इफेक्ट पर आपका आधारित नहीं है। इसमें भी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो है आपके अलग जगह पर गर्म होते हैं, जिससे कि इसमें आपका अगर जनरली अगर देखा जाए इस प्रकार से आपका ये आपका बना रहता है। और जो ये आपका मेनली गर्म होता है, ये आपका बाहर वाला पार्ट आपका गर्म होता है, और यहाँ पर खाना आपका जो भी भोज पदार्थ रहता है ये आपका गर्म हो जाता है। तो ये अगर देखा जाता है डायरेक्ट इससे आपका संबंधित आपका नहीं रहता है, इसलिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स डैश पर डिपेंड करता है। तो बताएंगे कि विद्युत फ्लक्स जो है ये आपका किस पर निर्भर करता है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है, और सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण पर ही आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा। अक्सर क्वेश्चन में देखा जाता है कि जहाँ पर कि रियल में आपका सभी रहता है वहीं पर आपको ऑल ऑफ एबव दिया रहता है, तो आप लोग जाने अनजाने में ऑप्शन डी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एक ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि श्रृंखला में जोड़ा गया, सीरीज में अगर जोड़ा जाता है तो करंट आपका नहीं बदलता, लेकिन वोल्टेज बदल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर आपको दिया गया लोटनिक एस्थेटिक और सर्पी घर्षण का सही बताता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लोटनिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर लुढ़का दिया जाता है तो ये आपका लोटनिक आपके अंतर्गत आ जाएगा। और एक आपका होता है एस्थेटिक, यहाँ पर आपको दिया गया है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर खींचा जाता है तो। और एक होता है आपका सर्पी, सर्पी में आपका क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खींचा जाता है। ये दोनों लगभग आपका एक ही प्रकार का आपका होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका लोटनिक आपका हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर आपका सर्पी और एस्थेटिक आपका हो जाएगा। तो लोटनिक जो होता है, और यहाँ पर आपको सर्पी दिया गया और एस्थेटिक दिया गया। तो ये कहने का मतलब है कि किसमें जो घर्षण का मान जो है ये कम होते जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक, एस्थेटिक और सर्पी का जो है सही पूछा रहा है कि बढ़ता क्रम को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किसी भी वस्तु को अगर लुढ़का दिया जाता है तो इसमें कम घर्षण होगा, इसके अलावा आपका सर्पी हो जाएगा, और उसके बाद आपका एस्थेटिक हो जाएगा किसी भी वस्तु को डायरेक्ट अगर खींचा जाता है तो। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे ज़्यादा जो घर्षण होगा ये आपके एस्थेटिक में आपका होगा। तो याद रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका कि तरंग दैर्घ्य आपका अधिकतम दिया गया। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सूक्ष्म तरंग का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि दृष्टि धारा में क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि दृष्टि धारा में परिणाम और दिशा आपका समान होता है, इसमें आपका डायरेक्शन आपका नहीं बदलता है। इसमें आपका जो भी आपका, जैसे कि इलेक्ट्रिक में अगर देखा जाए जो भी आपका एसी वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, इसमें आपका क्या होता है कि डायरेक्शन आपका बदल जाता है। जिससे आप लोग चार्जर को अगर लगाएंगे, सपोज कीजिए कि आपका चार्जर है, चार्जर में आपका इस प्रकार से दो कुंडी आपका होता है, ये अगर आप उल्टा करके भी लगाएंगे तो माइनस वाला इसमें भी आ सकता है, प्लस वाला इसमें भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीसी करंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें अगर डीसी बल्ब को अगर डीसी के बैटरी में जोड़ करके जलाएंगे तो आपका अगर उल्टा करके लगाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन सीधा करके फिर लगाएंगे तो आपका जल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें परिणाम और दिशा आपके समान होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन आपका अर्धचालक होता है। तो यहाँ पर आपको जर्मेनियम ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सौर सेल को बनाने में अगर पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका अर्धचालक का किया जाता है, जिसमें कि जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे
कहा जा रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला डैश नियम कहलाता है। तो विद्युत आवेश के बीच जो है बल को संचालित करने वाला ये कौन सा नियम कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इसको हम लोग कूलम्ब लॉ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एफ बराबर जो होता है ये आपका Q1 इंटू आपका जो है आपका Q2 होता है, और एक और आपका फॉर्मूला होता है एफ बराबर आपका Q1 इंटू आपका जो है Q2 होता है, और बटे आपका यहाँ पर आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से कूलम्ब का आपका लॉ होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कूलम्ब लॉ कहलाते हैं। पूछे जा रहे हैं कि दो विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम क्या कहलाता है, तो कूलम्ब लॉ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का एक परिणाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लेंज लॉ जो है ये ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है, याद रखेंगे डायरेक्ट आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस उपकरण जिसे डैश कहते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है। तो बताएंगे आप लोग कि विद्युत विभवांतर को मापने में किस प्रकार के युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका किया जाता है वोल्ट मीटर का। ये डायरेक्ट आपका जो है आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका है, जो कि मैंने प्रीवियस और साथ ही आपका जो इसके पहले जो मैंने आपको सेट अपलोड किया है वहाँ पर जाकर देख पाएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका हमारा कूलम्ब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि धारा मापी को डैश से जोड़कर वोल्ट माप में बदला जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि धारा मापी मतलब जो आपका एम्पियर में जिसको मापा जाता है और इसको जो है सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर में अगर बदलना रहेगा तो इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। लेकिन किस प्रकार से इसको क्या चीज करके जो है इसको वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, यहाँ पर आपका धारा मापी को मतलब ए मीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदला जाए तो किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये आपको पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो इसको बदलने के लिए श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कुछ भी समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, रिपीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि धारा मापी मतलब ए मीटर को अगर वोल्ट मीटर में अगर परिवर्तित करना रहे तो किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसे जो किया जा सकता है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि मरुस्थल में मिराग की परिघटना के कारण देखे जाते हैं। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में सफर के दौरान रोड पर जो है मृग मरीचिका मतलब लंबे दूर पर जो है पानी जैसा दिखता है, इसी को हम लोग मृग मरीचिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये जो दर्शाती है दाहिना हाथ के नियम के बारे में पूछा रहे, तो कुंडली की गति की दिशा को ये इंडिकेट करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है, तो ये आपका कुंडली की जो है गति की दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का परिमाण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना, यह प्रकाश का देखिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का पर जो है यहाँ पर आपको दिया गया है कि परिमाण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए तो तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश का जो है ये परिकिरण नहीं, ये प्रकाश का अपवर्तन का आपका परिणाम होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। और बाकी जितना भी आपको दिया गया है कि साफ साफ आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये आपका परिकिरण के कारण से होता है। डिंटल प्रभाव परिकिरण के कारण से होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग ये सभी आपका परिकिरण के कारण से। लेकिन तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। ये केल्विन होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका कट जाएगा, और ये भी आपका यहाँ पर कैंडेला आपका कट जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है केल्विन, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्रकाश बल्ब का जो तंतु होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। जितना बार जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है इन सभी को यहाँ पर आपको बार बार उसी प्रकार से आपको अरेंज किया गया है ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कितने बार आपका रिपीट हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है हेनरी बेकुलर, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हेनरी बेकुलर कहा जा रहा है कि ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि रेडियम का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहाज़ों का निर्माण और कहा जा रहा है कि आवागमन दिया गया है कि किस पर आधारित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब जहाज़ों का निर्माण और आवागमन जो होता है ये किस पर आधारित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को
क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो इसे कहा जाता है घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित कौन सा इसमें दिया गया है, तो माइक्रोवेव दिया गया, पंखा दिया गया है, विद्युत घंटी दिया गया है। तो ये सभी आपका इलेक्ट्रिक आपका जो है डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है उसमें प्रभाव के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के ताप पर आधारित है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत हीटर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है ये आपके गामा किरण का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो ये गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम से धारा का मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम से धारा का मान कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर समान रहेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े हुए, तो श्रृंखला में जब भी सीरीज में जोड़ा रहता है तो इसमें आपका प्रतिरोध ज़्यादातर आपका उत्पन्न होता है। और कहा जा रहा है कि परिपथ प्रतिरोध तो आपका उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कहा रहा है कि परिपथ में धारा का मान क्या होता है, ये आपका समान रहता है। धारा जो है आपका नहीं बदलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि न्यूटन के गति से दूसरे नियम का सही समीकरण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका इजी है, इसलिए यहाँ पर रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें होता क्या है, जैसे भी मान लिया जाए कि जैसे कि कहा जा रहा है कि परिपथ में श्रृंखला में अगर जोड़ा जाता है तो मान लिया जाए कि इधर आपका प्लस आपका है, और इस प्रकार से मान लिया जाए कि एक आपका रेसिस्टेंस आपका हो गया, फिर एक प्रकार का रेसिस्टेंस हो गया, फिर इस प्रकार से रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पर मान लिया जाए कि आपका निगेटिव में आपका जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका जो धारा होता है ये आपका नहीं आपका बदलता है। इसमें आपका वोल्टेज आपका बदलता है, लेकिन धारा आपका नहीं बदलता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए यही चीज़ को अगर हम लोग ऐसे अगर बात करें, इस प्रकार से आप एक यहाँ पर सीरीज को बना लेंगे, और पुनः यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप इसको बना लेंगे, और फिर इस प्रकार से आप यहाँ पर बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि धारा बदल जाता है, इधर भी जाएगा धारा, इधर भी आपका धारा जाएगा, और इधर भी आपका धारा जाएगा। इसमें आपका वोल्टेज जो रहता है ये आपका कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन धारा आपका जो है इसमें आपका बदल जाता है। तो यही आपका चीज़ें आपका होता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट आपका। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन इसलिए स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो न्यूटन गति का जो दूसरा जो समीकरण आपका होता है ये आपका एफ बराबर आपका एम ए आपका हो जाता है। याद रखेंगे ये आपका जो है बल के जो है परिभाषा या फिर बल के जो है समीकरण को आपका रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें ध्वनि कहा जा रहा है कि हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देता है। तो किसके कारण से सुनाई देता है, ये आपका बड़ा पूछा रहा है। यानी कोई व्यक्ति अगर कमरे में बात कर रहा है तो इसका ध्वनि जो है आपका जो रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई पड़ता है, ये किस कारण से पड़ता है, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। ये विवर्तन के कारण से पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है, ये आपका बड़ा पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने आपको ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट भी कराया हुआ है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, और यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका वायुमंडल नहीं होता है, और यही कारण से प्रकाश की परिकिरण की घटना नहीं होती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे कण पर रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे तक सुनाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये आपके निर्वात में ही होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर आपका जो है पर आपका सेकेंड होता है। याद रहेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेटल डिटेक्टर जिसके माध्यम से लोग हवाई अड्डों से गुजरते हैं, जिसके द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि किसके द्वारा या किस नियम पर आधारित है। वैसे भी अगर आप नेवी वगैरह के एग्जाम अगर देंगे या फिर कोई अगर अच्छे एग्जाम देंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि मेटल डिटेक्टर से लगा करके जो है चेक किया जाता है। तो वही जैसे कि प्लेन वगैरह में भी क्या होता है कि मेटल डिटेक्टर लगा करके आपका चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये न्यूटन का जो है, ये न्यूटन के गति के नियम पर जो है आपका कार्य करता है, मतलब न्यूटन के नियम पर डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूटन के किसी के लॉ पर नहीं, बल्कि ये आपका डायरेक्ट आपका काम करता है, और न्यूटन का काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में योगदान है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये न्यूटन के गति के जो है आपका नियम पर आपका आधारित नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके फेराडे के नियम पर ये आपका आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिस हो गया था। ये आपके फेराडे के नियम पर आपका आधारित है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि मेटल डिटेक्टर किसके माध्यम से हवाई अड्डों से गुजरने के दौरान संचालित होते हैं। तो ये आपका फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग ये आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होती है,
एसआई इकाई क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मुख्य फ्लक्स के बारे में पूछा रहे हैं, ये आपका यहाँ पर वेबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सामान्य वार्तालाप का शोर स्तर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 आपका डीबी, मतलब 70 आपका जो है डेसिबल आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, और यहाँ पर देखिए आपको कूट टाइप का यहाँ पर आपको दिया गया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट अगर जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए जो लीगल आपका माना जाता है ये आपका 80 आपका डीबी को माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका 80 डीबी को जो है आपका लीगल माना जाता है, और इससे अगर अधिक अगर होता है तो फिर वो आपका कानूनी गैर कानूनी है। और यहाँ पर आपको बताने कि सामान्य वार्तालाप मतलब जो व्यक्ति बात करता है इसके बारे में पूछा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति आपस में मतलब वार्तालाप का मतलब होता है बात करना एक दूसरे से, तो इसका क्या रेंज होता है, मतलब इसका जो ध्वनि आपका तीव्रता होता है ये कितना डेसिबल होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 डीबी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पीली सड़क रोशनी में डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो पीली सड़क रोशनी में इसमें आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है, इसे लेमडा से किया जाता है, इस प्रकार से। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, ओम मीटर डैश की इकाई है। तो देखा जाए तो प्रतिरोध का जो आपका यूनिट आपका होता है, सिर्फ आपका रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ओम होता है, और वही अगर रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करें प्रतिरोधकता का, तो ये आपका ओम मीटर होता है। यहाँ पर आपको प्रतिरोधकता का, तो यहाँ पर आपका ओम मीटर यहाँ पर आपको यूनिट आपको दे दिया गया है, ये आपका किसका हो जाएगा, तो ये आपका प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैलने का कहा जा रहा है कि दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैलने का, जैसे कि अगर सड़क पर आप चलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि दूर दूर तक पानी दिखाई पड़ता है सड़क पर पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण से। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसे क्या कहा जाता है, ये आपका बार पूछा रहा था, जैसे कि अभी तुरंत आपका रिवील हुआ है, इसे मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रा क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसे खगोलीय जो है इकाई के नाम से जाना जाता है, और इसे एस्ट्रोनॉमिकल में मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खगोलीय इकाई, याद रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ से क्वेश्चन आपका और अब भी आपका पूछा जाता है कि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को जो मापा जाता है, ये किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में आपका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। सबसे कम आवृत्ति जो होता है ये आपका लाल का होता है, जिसका आवृत्ति किसका अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य आपका अधिकतम होगा, मतलब एक तरह से बोलते हैं जिसका विचलन कम होगा, ज़्यादा होगा, तो इसी का आवृत्ति आपका ज़्यादा होगा। लेकिन इसका जो है आपका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो इसका विचलन भी कम होगा और साथ ही इसका आवृत्ति भी कम होगा, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा एक रूप है, ये आपको हमारा पूछा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा रूप है, तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसे पुनः रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं कि पुनः इसको जो है यूज में लाया जाता है, मतलब जितना आपका जो है सौर ऊर्जा जितना आप यूज करेंगे तो ये आपका चलते रहेगा, तो ये एक बार में नष्ट आपका नहीं होता है। और वैसे चीज़ जिसको एक बार यूज करने के बाद ये आपका नष्ट हो जाता है, तो इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नवीकरणीय के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। दबाव को जो है किस संदर्भ में मापा जाता है, ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दबाव को जो है ये आपका बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है, यानी कि कोई भी अगर क्षेत्र है और इसमें कितना बल आपका लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो है मतलब दबाव को रीड किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि किया जाए तो वोल्टता क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वोल्टेज भी आपका क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज आपका घट जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके पीछे देखिए रीजन आपका ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आर बराबर आपका क्या होता है, तो वी बटे आपका आई आपका होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ओम्स लॉ आपका है। और इसमें कहा जा रहा है कि यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में अगर वृद्धि किया जाए, तो मान लीजिए कि धारा में अगर नीचे अगर किसी भी संख्या से नीचे से अगर आप भाग देंगे, आप बड़ा डिजिट करके इसमें अगर वृद्धि करेंगे तो वोल्टेज भी आपका क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 1 होगा, यहाँ 5 से भाग लगा देंगे तो ये और आपका छोटा हो जाएगा, तो मतलब वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेंटीग्रेड तापमान के मापन की इकाई है जिसका नाम
किसके नाम पर रखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सेंटीग्रेड जो है ये तापमान की आपका जो है एक मापने की यूनिट आपका है, और ये किसके नाम पर रखा गया ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है एंडर्स आपका सेल्सियस हो जाएगा, और ये ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर आपको, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड आपका हो जाएगा, जो कि विद्युत चुम्बकीय आपका तरंग नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब कार एक मोड़ लेती है तो डैश हमें वक्र के बाहर धकेलता है, कौन धकेलता है, ये आपको हमारा पूछा। तो वक्र के बाहर धकेलता है तो अब केंद्र बल हो जाएगा, जबकि अगर केंद्र की ओर खींचेगा तो अभी केंद्र बल हो जाएगा। अब अपने तर्क के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है आप केंद्रीय बल हो जाएगा, चूंकि केंद्र से बाहर की ओर धकेला जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली, कहा जा रहा है कि प्रणालियों से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली से कौन सा सिद्धांत आपका आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका पर फोटो जो है इलेक्ट्रिक है, या फोटो आपका वोल्टाइड प्रभाव आपका हो जाएगा, जिसे कि हम लोग जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसको मैंने पिछली क्लास में आपको रिवील भी आपको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लंबाई एसआई डैश इकाई है, तो लंबाई का जो होता है ये आपका मीटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आपका है लेकिन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो माइक्रोफोन जो होता है ये क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये आपको याद रखना है कि आपका जो दिया गया है कि माइक्रोफोन किसको रूपांतरित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक जनित्र जनरेटर डैश बदलता है। देखिए फिर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये आपका जैसा कि सीएसबीसी के द्वारा कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट होते रहता है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि जनरेटर जो होता है यानी कि जनित्र, ये आपका क्या करता है, ये आपका ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो जनित्र होता है जो जनरेटर में आपका लगा रहता है डेनवो, ये आपका क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब बनाने का काम करता है ये मात्र आपका अवतल दर्पण करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, और इसका भी कंडीशन आपका है कि हमेशा जो है फोकस से अगर दूरी पर रखा जाए, तो अगर मान लिया जाए कि अगर अवतल दर्पण में अगर छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो अगर पूछा जाता है आपको कि अगर अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अगर छोटा है तो वस्तु की स्थिति क्या है, तो ये आपका फोकस और आपके पोल के बीच यहाँ पर रखेंगे, तब आपका जो है इससे आपका छोटा प्रतिबिंब निर्मित होगा और ये आपका काल्पनिक होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन ए पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में समग्र धारा कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है और अधिक लैंप को कहा जा रहा है एक श्रृंखला में अगर रखा जाता है, तब यहाँ पर आपको बताना है कि इससे कहा जा रहा है कि परिपथ में समग्र धारा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया बढ़ता है, इसमें आपको दिया गया घटता है, लेकिन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है और कहा जा रहा है कि यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला में अगर जोड़ा जाता है तब कहा जा रहा है कि परिपथ में धारा समग्र धारा क्या होगा, तो आपका कांस्टेंट रहता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं और क्या कुछ दिया गया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वोल्टेज को आपका कांस्टेंट रखा जा रहा है और किसी भी चीज़ को अगर सीरीज में अगर जोड़ा जाता है तो वो आपके कम जलते हैं। जैसे कि अगर दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो जो आपका डेकोरेशन में जो आपका लाइट लगाया जाता है, छोटा छोटा बल्ब वाला लगाया जाता है, इसमें आप लोग देख पाएंगे कि इसका जो रोशनी होता है ये काफ़ी अधिकतम होता है, और डायरेक्ट इसको अगर 440 में आपका 220 में आप लगा देंगे तो देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा रोशनी करता है और ये फ्यूज भी हो जाता है। तो यहाँ पर धारा भी इसका क्या होता है, आपका घटता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी आप दैनिक जीवन में देख पाएंगे कि आप अगर वो वाला अगर लाइट अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आपका होता क्या है कि इसमें छोटा छोटा आपका बल्ब लगा रहता है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट अगर करंट दे देते हैं उतना वो छोटा रहने के बावजूद भी आपका क्या होता है, फ्यूज नहीं होता, क्योंकि आपका सीरीज में आपका जोड़ जाता है और ये धारा का मान जो होता है ये काफ़ी आपका कम कर देता है। इसी कारण से ये जो है आपके कम जलते हैं और साथ ही आपका फ्यूज भी आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी आपका होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है सी दिया गया समान रहती है, आपको समान नहीं मान सकते, जबकि रेसिस्टेंस की अगर बात करेगा तब हम लोग यहाँ पर समान रहेंगे, जो कि मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया भी गया है तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ठोस से जब गैसीय माध्यम में अगर ध्वनि जाएगा तो इसमें क्या इफेक्टिव हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका ध्वनि की जो चाल होता है ये आपका घटतेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ को पिघलाने में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें नमक को अगर डाल देंगे तो ये आपका बिल्कुल आपका पिघल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको ए दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ध्वनि की माप के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका अपवर्तन के कारण से होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, जो है आपका अपवर्तन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल दर्पण दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से जो है ऑप्शन ही आपको कहीं पर आपको नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, अपसारी लेंस को ही आपका अवतल लेंस आपका कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताने कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे एलईडी कहेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन में यह डैश उत्सर्जित करता है। तो टेलीविजन में ये जो उत्सर्जित करता है आपका क्या करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, साथ ही आपको कोड भी आपको सामने दिया गया है। तो ये आपका क्या करता है, तो आपका दृष्टि प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे देखा जा सकता है, और राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है, ये किस में मापा जाता है, तो आपका डेसिबल में मापा जाता है। काफ़ी बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है। तो नेत्र लेंस की अधिक वक्रता ये किस ओर ले जाती है, तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो कहा जा रहा है कि उत्पन्न इससे जो होने वाला है ऊष्मा होगा, ये आपको क्या होगा, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो जैसा कि अगर देखा जाए प्रतिरोध को अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसमें जो उत्पन्न आपका जो प्रतिरोध होगा ये भी आपका दोगुना होगा, क्योंकि एच बराबर आपका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, आर टी आपका होता है, आर को दोगुना करेगा तो इसमें उसमें जो मान होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है दोगुना, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि 268 नंबर में कहा जा रहा है 1 mm कितने कहा जा रहा है कि कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.00। देखिए इतना आपको अगर निकालना अगर नहीं आता है तो आप सिंपली ये समझेंगे कि 1 mm बराबर जो होता है तो आपका कितना आपका होता है, तो 1 mm बराबर अगर मान लिया जाए कि जैसे कि अगर सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, इसको अगर आपको mm में अगर आपको बदलना है तो 10 से आप लोग गुना करेंगे। बाकी अगर इसको अगर सेंटीमीटर में अगर mm से जाना है तो एक बार हम लोग 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और वही हिसाब से यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि 1 mm दिया गया है तो आप लोग 1 रखेंगे, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसको किलोमीटर में आपको बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, और फिर 1000 से गुना करेंगे तो आपका किलोमीटर में आपका बदल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ऊंचाई पर उड़ने वाले कहा जा रहा है कि विमान के केबिन के अंदर दबाव होता है, किस प्रकार से दबाव होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बाहर से आपका अधिक होता है, बाहर से अगर कम रहेगा तो फिर विमान आपका पचक जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको इकोकार्डियोग्राम अधिक निकटता से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो इको आपका कार्डियोग्राम जो है ये आपका 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सबसे अधिकतम जो ये समानता रखता है ये किसके साथ रखता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर आपको डी में दिया गया ऑप्शन है, तो डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर डैश होगा। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि क्या हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक विभवांतर डैश होगा, तो ये आपके प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितना आपका क्या हो जाएगा, तो जितना आपका प्रतिरोध आपका उत्पन्न होगा और ये आपका किसका समानुपाती हो जाएगा, तो ये आपका जो है विभवांतर के आपका क्या हो जाएगा, समानुपाती, यानी आर जो है ये आपका भी के आपका समानुपाती होता है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आर बराबर जो आई कांस्टेंट लेकर के हम लोग भी करते हैं, जो कि आपका ओम्स का आपका नियम है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें केंद्र की ओर बल लगता है, सॉरी
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रोलर कोस्टर में कहा जा रहा है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल लगता है, ये आपको हमारा पूछा। देखिए रोलर कोस्टर करने का मतलब है आप दैनिक जीवन में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि मेला में क्या होता है कि इस प्रकार से आपका जो है इस पर एक आपका गाड़ी चलता है, इसमें क्या होता है कि बाहर की ओर जो है बल लगता है, तो ये आपका आपके अंदर बल आपका लगता है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बी देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, आपको ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए को लगाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि आधुनिक विद्युत जनित्र डैश के सिद्धांत पर काम करता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक विद्युत जो जनित्र होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। पूछा है आधुनिक विद्युत जनित्र किस पर कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि डेनबो की गति। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है पोल कहलाता है, जिसे हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। हवा की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है कि हवा की गति को जो है मापने के लिए किस प्रकार के जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें आपका किया जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, आपका जो है देखिए हमारा हवा की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें आपका एनीमोमीटर का किया जाता है, और यहाँ पर आपका सेम लग रहा था। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये आपका संबंधित हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत पर आपका संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना है ये आपके आइंस्टीन के द्वारा एक आपका फॉर्मूला दिया गया था mc², इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ई बराबर mc², ये किन के द्वारा दिया गया था, ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ये आपको पता पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको रिवील आपको कराया हुआ है तुरंत अभी। राइट आंसर आपका यहाँ पर न्यूटन आपका हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा 3 गति नियम को दिया गया है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कहा जाता है कि न्यूटन का प्रथम गति का समीकरण कौन सा है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि v बराबर आपका जो है u प्लस आपका जो होता है ये आपका 80 होता है, और एक आपका होता है s बराबर आपका होता है ut, और प्लस आपका जो है हाफ 80 आपका स्क्वायर होता है, और ये आपका फर्स्ट आपका हो गया। और सेकंड जो इसका हो जाएगा, पूछा जाता है कि द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में आपको दिया रहता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आपका बनता है। और चौथा जो आपका होता है ये आपका v² बराबर आपका u² प्लस आपका 2as होता है, तो याद रखेंगे इतनी चीज़ों को आप सभी लोग। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है 278 नंबर में कि डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, तो किसी वस्तु की चाल कौन दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूरी, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे किसी वस्तु की जो है वस्तु की चाल कौन दर्शाता है, तो ये आपका दूरी दर्शाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कूलम्ब प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। तो देखिए आवेश का जो आपका यूनिट होता है ये आपका क्या होता है, आपका एम्पियर आपका होता है, और 1 एम्पियर जो होता है ये आपका कूलम्ब आपका सेकंड के बराबर होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको बताना है आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका 1 एम्पियर जो होता है आपका कूलम्ब सेकंड के बराबर होता है, तो ये आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश समय तक रहता है। तो हमारी आंख पर जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका जो है कितने समय तक रहता है, तो ये आपका जो है 1/10वां भाग तक बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काफी बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर आपका मिस आपका हो गया। देखिए रेटिना पर कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब लगभग कितना समय तक बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/16 तक। और यही चीज़ अगर आपको ये पूछा जाता है कि जब हम लोग किसी ध्वनि को अगर सुनते हैं तो ये हमारे कानों में जो है कितने समय तक बना रहता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/10 तक। तो सुनने के बारे में कहेगा तो 1/10, और देखने के बारे में कहेगा तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/16। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2.0 डायऑप्टर है, तो डी का क्या अर्थ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए डी का मतलब होता है डायऑप्टर, जैसे कि लेंस के जो क्षमता का जो यूनिट आपका होता है डायऑप्टर होता है, तो ऑप्शन ए को लगाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक आपका सरल रेखा में होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नियत गति से जा रहा है, इसके लिए आपको बिना ग्राफ क्रिएट किए भी आपका जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि वायु में ध्वनि वेग
किस पर निर्भर नहीं करता, ये आपको पूछा रहा था। ये दबाव पर कभी डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन में आपको दिया क्या गया, क्योंकि हर एक बार यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन में आपको दिया भी गया है कि आपका दबाव पर आपका डिपेंड नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि में जो आपका वायु में ध्वनि का वेग किस पर आपका निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दबाव पर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर उस बिंदुओं से कैसे जुड़ा है जिसके बीच विभवांतर को मापा जाना है। ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और जनरली जो आपका जुड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अगर ए मीटर की बात करें तो ये आपका सीरीज में आपका जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है बैरोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रीडिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा के हिसाब से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। केस अगर आपको ये पूछा जाता है कि इसमें आपका क्या होता है, इसका क्या क्वालिटी होता है, तो इसका जो गलनांक होता है ये इसका गलनांक निम्न होता है तथा प्रतिरोध इसका उच्च होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि विद्युत जो फ्यूज होता है इसमें आपका क्या कंडीशन इसका होना चाहिए, तो उच्च आपका गलनांक आपका निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध आपका उच्च होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की गति डैश है यदि उसका वेग स्थिर है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किसी भी वस्तु की गति क्या कहलाएगी यदि उसका वेग स्थिर है तो यहाँ पर जो आपका अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जिस प्रकार से आपको दिया गया है, अगर उसका वेग स्थिर है और साथ ही वस्तु अगर गतिमान है तो यहाँ पर आपको बताना कि इसको आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पर आपका कहने का मतलब है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ती गति के नाम से हम लोग जानेंगे। याद रखना है आप सभी लोगों को, मिस नहीं करना है, ये आपका वर्ती गति के नाम से हम लोग जानेंगे। केवल गति या फिर ये सब कोई अगर आप लगा दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जरूर आपका अलग है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, एक कहा जा रहा है कि एक वेग एक विशेष दिशा में है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेग जो है अगर किसी विशेष दिशा में तो आप लोग क्या कहेंगे इसको, तो इसे हम लोग जो है चाल कहेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है, ये आपको बार पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे क्योंकि इसमें आपका सिलिकॉन का, जैसा कि सौर सेल को लेकर के पिछली वीडियो में भी मैंने आपको रिवील किया हुआ है, इस पर आधारित आपका क्वेश्चन था कि सौर सेल जो भी आपका होता है इसमें आपका सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपके अर्धचालक होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विश्राम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू होती है। तो ये आपका बल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आराम से सभी ऑप्शन को आप लोग रीड करेंगे पहले, तभी आपका क्लियर आपका हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ऑप्शन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। बेकेलाइट एक प्रकार का आपका प्लास्टिक होता है और ये आपका विद्युत का आपका कुचालक होता है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए दूसरा में कहा जा रहा है कि बेकेलाइट उष्मा का सुचालक होता है, ये आपका गलत कहा जा रहा है। और बेकेलाइट को उष्मा द्वारा गर्म किया जा सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ये वाला आपका सिर्फ राइट होगा और इस प्रकार से आप लोग सी को लगाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बल्ब में विद्युत धारा प्रभावित होना बंद हो जाएगा अगर क्या होगा तो अगर आप स्विच को अगर चालू रखेंगे तो क्या बंद हो जाएगा, नहीं। कहा जा रहा है कि जब स्विच अगर चालू है तो कहा जा रहा है कि बंद हो जाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये आपको अगर पूछा रहा है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि जब, कहा जा रहा है कि जब चालक चालू हो, तो ये आपका हमारा गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यदि परिपथ टूटा हुआ हो तो तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका विद्युत परिपथ जो है आपका बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि जब कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कांच हरा रंग क्यों प्रदान करता है, लाल रंग क्यों प्रदान करता है, ये अलग अलग रंग क्यों प्रदान करता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा जाता है कि कांच का जो नीला रंग होता है ये निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, याद रखेंगे आपके कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण से होता है, ये आपके कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्यूज निम्नलिखित विद्युत परिपथ की सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्यूज बताना है कि ये आपका क्या करता है, तो ये आपका जो है अधिभार को ये आपका क्या करता है कि ये आपका रोक लेता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
कि फ्यूज निम्नलिखित विद्युत परिपथ की सुरक्षा प्रदान करता है। ये किस प्रकार की सुरक्षा को प्रदान करता है, बाकी आप लोग सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया उष्णप्रेषण धारा, उसके बाद विद्युत वाहक दिया गया, ऊर्जा की एक रूप से, ये सब आपका गलत हो जाएगा, आपका अधिभार हो जाएगा। राइट आंसर है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ड थोड़ा सा आपका जरूर आपको अलग दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धारा से बनी होती है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम। अभी तुरंत आपका रिवील आपका हुआ है। और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन आप लोग बी को लगाएंगे, यहाँ पर आपका राइट बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्या हो जाएगा, दाब का अंतर होने पर ही आपका गमन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, विद्युत धारा द्वारा, कहा जा रहा है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहा जाता है, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग अगर इसको अगर लगा देते हैं तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए इसका पीछे रीजन आपका ये है, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी अगर धातु अगर रहता है तो इसको अगर हम लोग अगर मतलब जस्तीकरण मतलब जेड की अगर परत चढ़ा देते तो ये आपका जो है आपका जस्तीकरण आपका कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा गया है नहीं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर की गई, कहा जा रहा है कि वांछित धातु की परत निषेधित, जैसे इलेक्ट्रिक का यहाँ पर आपका नाम ले लिया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत लेपन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मिस हो जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए सभी ऑप्शन जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको इसलिए हम लोग रिपीट करते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, ताकि वहाँ पर आपका जाए क्लियर आपका नहीं हो पाता। इसलिए रिपीट करने के बाद आपका क्लियर होता है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की, कहा जा रहा है कि वस्तु की गति मतलब वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो उस वस्तु पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा बताएंगे आप लोग अपने तर्क के अकॉर्डिंग। ये आपका हमारा कम हो जाएगा, इसका जो मतलब गति है ये आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होती है, ये कब होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये किसका नियम है, तो ये आपका सीधे अनुपातिक का आपका नियम है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, मतलब कहने का यहाँ पर आपका ये हुआ कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है ये समय के बराबर होती है। तो मतलब समय और जो आपका दूरी है ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, मतलब समांतर चल रही है, तो इसे सीधे अनुपातिक होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भौतिक का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उसके बीच जो है बल उसके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है। ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका पर कूलम सब का लॉ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि F बराबर आपका क्या होता है, तो R1 इंटू आपका जो है आपका R2 आपका होता है और बटे आपका R² होता है। और ये जो होता है जैसे कि आपका इसमें आप Q भी आप रख सकते हैं, सॉरी आपका Q ही होगा आपका। जैसे कि मान लीजिए कि Q1 है और इसमें इसका जो दूरी होता है ये आपका R होता है। इस दोनों को डिस्टेंस को अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो R का भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो जितना बढ़ेगा उतना आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है ये आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका कूलम से लॉ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका रिवील आपका हो चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जड़त्व के संबंध में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। कोई भी वस्तु अगर गति में तो वो आपका गति में ही रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें सेकंड में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोनों। यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप लोग 2 लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए में कहा जा रहा है कि प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है, डिफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। और देखिए यहाँ पर आपको सेकंड में आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको आ रहा है कि द्रव क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि द्रव सॉरी यहाँ पर आप कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। क्या आप इसको सही मानेंगे? बिल्कुल सही मानेंगे, क्योंकि पास्कल का आपका नियम ही यही आपका है। तो ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला बल कहा जा रहा है कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। बिल्कुल ये आपका गलत कहा जा रहा है, क्योंकि बल जो होता है ये चूंकि बल का आपका डिफिनेशन ही होता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु के आकृति या फिर उसके गति में जो है
परिवर्तन ला सकता है या किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, और यहाँ पर कहा जा रहा है आकृति में आपका परिवर्तन नहीं करेगा, तो या तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस प्रकार से, तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका दोनों सही दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, किसका करने की दी जाती है। तो इसमें आपका यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त है तो अवतल लेंस लगाएंगे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मानक स्रोत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसमें आपका जो है फोटोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को एक बार रिपीट करना है फिर से। कहा जा रहा है कि मानव स्रोत के संदर्भ में कहा जा रहा है अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका फोटोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्यूब लाइट का चौक क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ट्यूब लाइट का चौक ये क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ट्यूब लाइट का चौक जो होता है ये आपका इंडक्टर होता है। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ट्यूब लाइट का पूछा रहे हैं कि चौक क्या होता है, तो आपका जो है इंडक्टर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका फ्लोरीन होता है और एक आपका क्लोरीन होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया फ्लोरीन, तो ऑप्शन आप लोग ए को लगाएंगे। राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा कहा जा रहा है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ होने वाले परावर्तक को डैश पदार्थ परावर्तक कहते हैं, तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जो चिकने सतह होते हैं जहाँ से कि प्रकाश आपका रिफ्लेक्ट करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है नियमित अपवर्तन या नियमित जो है इसे परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि रजत को हाइपोमेट्रोपिया नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने हेतु किस प्रकार के लेंस का कहा जा रहा है कि सिफारिश करेगा, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो हाइपोमेट्रोपिया कहने का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष को ही हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष होता है इसे मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसके लिए आप किस लेंस का व्यवहार करेंगे, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो इसमें आपका उत्तल लेंस का होगा, और जबकि आपका निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि यह कथन किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है, ये किससे संबंधित है, ये आपका बार पूछा रहा था। ये हूबहू क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपका पूछा गया है, और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आर्किमिडीज का आपका सिद्धांत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये न्यूटन के जो है प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होता है, ये आपको बार बताना है। तो सबसे अधिकतम क्वथनांक जो होता है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बीमाएं कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बीमाएं रेखीय संवेग के समान होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। रेखीय संवेग के समान जो है निम्न में से किसका बीमा हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका आवेग के बराबर आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को डैश प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो इसे हम लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, और जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो इसमें ऊष्मा जो है शोषीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों पर आपको विचार करना है। तो एक कोई गोलीय दर्पण है जो कि कहा जा रहा है कि छोटा निर्मित जो है कहा जा रहा है कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटा और निर्मित जो छोटा जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा ये आपके उत्तल दर्पण के द्वारा आपके बनाए जाते हैं। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते क्या कुछ यहाँ पर आपको कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दर्पण कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका सी वाला आपको समझ में नहीं आया होगा। सी में जो यहाँ पर आपको दिया गया धनात्मक, देखिए उत्तल दर्पण के बारे में कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बनाएंगे। ये आपका यहाँ पर उत्तल दर्पण आपका होता है,
और इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब आपका पीछे बन जाता है, और जो आपका राइट साइड जितना भी चीज़ आपका होता है ये सभी आपका पॉजिटिव होता है, और इस साइड जितना होता है आपका सभी निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये आपके राइट साइड बनता है, इसलिए आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया धनात्मक। ठीक है, क्लियर है आपका? राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामा अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसे जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दोनों में से किसी में नहीं दिया गया, नेक्स्ट आया है, तो यहाँ पर आपको जड़त्व आपको दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, मीन कि आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। चालक इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, तो आपका कठोर रबड़ जो है ये आपका चालक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचानना है, तो सभी ऑप्शन को आपको रीड करना है और बताना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही आपका अधिक होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एक ट्रक और एक जो है रेलगाड़ी में किसका जो है अधिकतम जड़त्व होगा? तो याद रखेंगे आपका रेलगाड़ी का होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान आपका अधिकतम है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में कभी भी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान, कहा जा रहा है कि समय पर भूमि पर गिरती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, किनके द्वारा ये चीज़ें कहा गया था? और जनरली यह क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है, कहा जाता है कि जब भी एक कागज के टुकड़े और लोहे की कील को अगर निर्वात में अगर गिराया जाता है ऊपर से, तो इसमें आपका क्या समान रहेगा? तो त्वरण आपका जो है नहीं बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ें कि दोनों वस्तु जो गिरेगा ये साथ में ही आपका गिरेगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताना है कि ये किनके द्वारा कहा गया था। तो ये जो कहा गया था ये गैलीलियो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका परिणाम समान रहता है, ये आपका गलत दिया गया, इसका बदलता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश स्थिति का परिवर्तन है, तो स्थिति का परिवर्तन जो है ये आपका हमारा गति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गति हो जाएगा, जो कि स्थिति का परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। जस्ट मैंने अभी आपको रिवील आपको कराया हुआ था, खगोलीय वाला जो क्वेश्चन आपका आया होता है, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपका मेजर किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि दो पिंडों के बीच कहा जा रहा है कि अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी, कहा जा रहा है कि मात्राएं हमेशा संरक्षित रहती है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसमें यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि दो पिंड अगर आपस में अगर प्रत्यास्थ टक्कर के कारण से कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि हमेशा संरक्षित रहती है, ये चीज़ आपको पूछा रही है। आपका प्रीवियस पेपर में कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, तो आप सभी लोगों को इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल इसका जो रेखिक आपका संवेग रहता है ये आपका संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहता है, ये आपका हमारा कैंडिला हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मनुष्य को कहा जा रहा है कि 75 सेंटीमीटर तक की दूरी दिखाई नहीं पड़ने पर उसका कौन सा दृष्टि दोष है? ये आपको हमारा पूछा रहता है, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि जब एक पहिया समतल दर्पण पर लुढ़क रहा होता है, यहाँ पर आपको देखिए कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है यहाँ पर आपका कि कितना सेंटीमीटर को हम लोग मानेंगे कि नज़दीक क्या है कि फिर आपका दूर का है। देखिए सिंपली आपका होता क्या है, जो अस्पष्ट न्यूनतम की जो दूरी माना जाता है ये आपका 25 मीटर माना जाता है। मतलब कहने का है कि अगर कोई वस्तु नज़दीक की वस्तु को अगर देख पा रहा है 25 सेंटीमीटर तक, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही वो अगर देख पा रहा है और दूर की वस्तु को सही से नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को अगर देख पा रहा है, इसका मतलब उसे दूर दृष्टि दोष है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 25 सेंटीमीटर आपको दिया गया, ठीक है। अच्छा 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो कहा जा रहा है कि 75 सेंटीमीटर की दूरी नहीं देख पाता है, तब कहा जा रहा है कि कौन सा दृष्टि दोष है?
ये आपको हमारा पूछा है। तो 75 सेंटीमीटर की दूरी वो नहीं देख पाता है। इसको सबसे पहले आप लोग मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 75 बटे आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग 100 करेंगे। तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100, और ये आपका 1 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 75 सेंटीमीटर की वस्तु को नहीं देख पाता, इसका मतलब वो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। मतलब कि 25 मीटर से जो नज़दीक की वस्तु है, मतलब 25 से भी आपका कम हो गया 0.5, हुआ कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको भी अगर नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो दूर की वस्तु को देख पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका बी को जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ का कन्फ्यूजन आपका क्रिएट आपका हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी को मैंने फिर से आपको रिवील करा दिया। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको जो है रिवील नहीं कराता, जो भी मॉडरेट रहता है तो वहाँ पर मैं जो है 100% आपको रिवील कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि जब एक पहिया समतल दर्पण पर लुढ़क रहा होता है तो कहा जा रहा है कि पहिया और सड़क के बीच घर्षण की दिशा क्या होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जनरली आप चलेंगे भी तो आप फिसल जाएंगे, तो आपका पैर पीछे की ओर फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे जाते हैं तो बल जो लगता है ये हमेशा पीछे की ओर लगता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन आपको किस रूप में आपको दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक पहिया समतल दर्पण पर लुढ़क रहा होता है तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल किस दिशा में होता है। तो ये आपके आगे की ओर होता है, यानी कि घर्षण जो वस्तु कर रहा होता है उसका बल आगे, मतलब वो आपका आगे की ओर लुढ़कता है, आगे बल लग रहा होता है, लेकिन पीछे की ओर भी आपका लग रहा होता है। लेकिन उस प्रकार से यहाँ पर आपका क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब एक पहिया समतल दर्पण पर लुढ़क रहा हो, कहा जा रहा है कि समतल सड़क पर लुढ़क रहा हो तो पहिया और सड़क के बीच कहा जा रहा है कि बल की दिशा क्या होगी, ये आपका आगे की ओर ही आपका होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका इस प्रकार से अगर आपको नहीं पूछा जाता है तो यहाँ पर आप इनके साथ ये भी लगा सकते हैं, नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको मानना है राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर में जो आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है उसमें आपका बी को माना है, इसलिए आप लोग को बी मानना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कहा जा रहा है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे एक एटमॉस्फेयर बराबर आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल के बीच होता है, 5 पास्कल के बराबर आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, कहा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम को डैश के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ये काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है आपका वायुमंडल नहीं होता, प्रकाश का परिकिरण नहीं होता, इन्हीं कारण से वहाँ पर जो है आकाश काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय कहा जा रहा है कि सूर्य का आवासी चपटमान निम्न परिघटना के कारण से होता है, ये अपवर्तन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपका हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, पूछा रहे कहा जा रहा है कि प्रदीप्त के माप में से कौन किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, प्रदीप्त वस्तु के माप हेतु किस प्रकार के यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका किया जाता है इसमें आपका जो है लक्स मीटर का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर बताना है आप सभी लोगों को, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, इसमें आपका जो है ओटोस्कोप का किया जाता है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द्रव्यमान एम और एन की दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, तो कहा जा रहा है किसका व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि द्रव्यमान आपका एम और जो है यहाँ पर आपको m2 दिया गया है। तो ये आपका क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो दूरी किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे आपका m है और फिर आपका m2 है, तो यह बीच का जो दूरी होता है r, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि जनरली आपको पता होगा कि f बराबर जो आपका होता था ये आपका g × m1 × आपका m2 और बटे आपका r² होता है। तो ये इसका क्या होता था आपका, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो उसके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग जो है आपका अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर आपका डी दिया गया, तो डी को आप आर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को पढ़िए और लगाएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी तो आपका शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f पर एक आवर्धित वास्तविक उल्टी छवि प्राप्त करने के लिए
वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए, ये आपका यहाँ पर पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए आपका क्या है, एक प्रकार का आपका उत्तल लंब का लेंस आपको दिया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से आपका मुख्य अक्ष इसमें आपका यहाँ पर होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है, तो 2f2 पर। यहाँ पर आपका जो होता है ये आपका f होता है, ये आपका यहाँ पर जो होता है 2f आपका 1 होता है और यहाँ पर आपका f होता है, यहाँ पर भी आपका 2f आप 1 या फिर इधर 1 या इधर आप 2 कहीं पर भी मान सकते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब हमें कहाँ पर बनाना है, तो 2f पर बनाना है। तो वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो 2f और f के बीच यहाँ पर रखेंगे आप सभी लोग। तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका इस पर आपका बन जाएगा। अच्छे से कटाएंगे, ये आपका बन जाएगा। कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा दे दिया। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक तापमान SI इकाई निम्न में से कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। थर्मोडायनेमिक तापमान की SI इकाई निम्न में से कौन सा दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका पर हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये मैंने आपको रिवील कराया हुआ है, ये आपका रेडियो तरंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा पूछा जाता है कि रेडियो वेव को कहाँ पर छोड़ा जाता है, तो आयन मंडल में छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब तो आपको सारा ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, यही यहाँ पर आपको गलत कहा जा रहा है। एक बार में आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। तो राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत जो आवेश है ये आपका अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा आपका सदिश राशि है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही, कहा जा रहा है कि घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका न्यूटन गति का आपका तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें जो होता है आपका पोलेराइड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 3.6 × 10⁻⁶ आपका 6 जूल के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको अगर आप खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, एक जाके वहाँ घटेगा, यानी कि 36 पर आपका 5 आपका जीरो हो जाएगा। 36 पर 5 जीरो देखिए किस में दिया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 2 4 1 5, यहाँ पर आपका ए में दिया गया है। राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻ आपका -6 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरणों को ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, ये आपको पूछा रहा है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो आपका प्रकाश होता है इसको एक जगह अभिसरित किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि 2 बिंदुओं आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो ये आपके कूलम्ब का आपका नियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जरा आवृत्ति का SI मात्रा क्या होता है, ये आपको हम पर पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आवृत्ति का जो यूनिट होता है ये आपका हर्ज होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी लोगों को, माइंड में फिट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमेंट आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे पूछा रहे इलेक्ट्रिक हीटर में, तो इसमें आपको नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है और इसी को हम लोग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको एलिमेंट अगर दिया रहता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन यहाँ पर बी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो उससे जुड़ा हुआ होता है, ये आपका श्रृंखला में लगातार जोड़ा जाता है तो श्रृंखला में, और अगर ऊपर नीचे अगर जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मतलब ये आप कहने का मतलब लैंड एस्केप हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किस स्थान पर, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय जो है भूमध्य रेखा पर, मतलब चुंबकीय भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रभावित होती है तो कहा जा रहा है कि इस समय में
कितना आवेश प्रभावित होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्यू बराबर देखिए आपका फॉर्मूला होता है IT आपका होता है, इस पर पुट कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 3 एम्पियर का जो है 1 सेकंड तक प्रभावित होता है। तो 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपको सेकंड मिनट में आपको दिया गया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि आपका 180 आपका कूलम्ब हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए आपका यहाँ पर पूछा गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की इस क्लास में हम लोग जो 150 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो कंप्लीट मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सावधानीपूर्वक वहाँ पर आपको रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हम बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और काफ़ी जल्दी हम लोग इस बुक को खत्म करने के बाद उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपका इंक्रीज आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।